हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को प्रेस करो, तभी आपको जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ बेटा अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना इसे शेयर करो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो मीनिंग क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का? तो हम बोलते हैं द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं अपनी फील्ड पे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो हमारी कोई ग्रास है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोई ग्रास है, तो इस पे क्या होता है बेटा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज होगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, केमिकल्स आ जाते हैं। जो भी हमने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज किए या कोई भी क्रॉप होगी, मैं आपको ग्रास का एग्जांपल देके चल रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो केमिकल्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है नहीं पता तो बेटा आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट ना कर सके। अब होगा क्या बेटा, इस ग्रास को अगर कोई डियर खाता है तो क्या होगा, ये इसके ऊपर यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी केमिकल्स, ठीक है, केमिकल वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो कोई भी केमिकल जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो क्या होता है बेटा, वो डियर की बॉडी में भी आ जाता है। और डियर की बॉडी में आएगा बेटा तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उसकी बॉडी में रहेगा। अब डियर को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लॉयन की बॉडी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब होता क्या है, यहां पर जो केमिकल्स हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, मतलब इस तरीके से चलते जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि होता क्या है, जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल उसे कंज्यूम करता है, सेकंड को जब थर्ड करता है, तो सबसे ज्यादा जो ये केमिकल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं कौन से, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे। लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है बेटा इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगा इसमें सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है इस केमिकल का। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, एनर्जी में तो 10% लो में तो हमने ये पढ़ा था कि ये सिर्फ इसका 10% ले पाता है, ये इसका 10% ले पाता है। बेटा एनर्जी अलग चीज थी और ये अलग चीज है। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बेटा ये जो केमिकल है हर ग्रास पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। अब ग्रास जो है डियर, वो ऐसा तो नहीं है वो एक बार खाएगा, ग्रास वो रोज खाएगा और बहुत सारी खाता है। तो इस वजह से यहां पर अगर हम इस ग्रास पे देख रहे हैं केमिकल तो इतना प्रेजेंट है, ऐसी डियर दूसरी जगह की ग्रास को खाएगा तो वहां पे अलग जो होंगे केमिकल्स होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी वो ग्रास को खाता है जिस वजह से उसकी बॉडी में ये सारा आ जाता है, ठीक है। मतलब जो जितना इस ग्रास पे दिख रहा है उससे कई ज्यादा इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगा। अब वही चीज बेटा डियर की बॉडी में क्या है, ठीक है, फर्स्ट, मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया किसका, इन केमिकल्स का, ठीक है। अब ये जो लॉयन है वो क्या करता है, डियर को खाता है। तो बेटा आपको पता ही है लॉयन एक डियर को तो खाएगा नहीं, वो तो उसको तो रोज फूड चाहिए। तो इस वजह से लॉयन जो होगा बेटा वो अलग अलग डियर को मार के खाएगा, तो जिस वजह से क्या होगा उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा होगा। सेम यही चीज होती है बेटा हमारे में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ग्रास है बेटा या कोई भी ग्रीन प्लांट है, ठीक है, तो उसे क्या कर रहा है, कोई भी हर्बीवोर खा रहा है, जैसे गोट उसे खा रही है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो गोट को भी खाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा, क्योंकि लास्ट ट्रॉपिक लेवल बेटा ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बींग है वो तो हर किसी चीज को खाते हैं, वो तो डायरेक्ट ग्रास को भी खाते हैं, गोट को भी खाते हैं, ठीक है, नॉन वेज सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन होगा किसका, केमिकल्स का, वो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो 10% लो था बेटा वो अलग चीज है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वहां पर एनर्जी की बात हो रही है, बट यहां पर बात हो रही है केमिकल्स किसकी बॉडी में सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना है केमिकल उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा होंगे जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल होगा। अब वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल जैसे यहाँ पे लॉयन है तो इसमें लॉयन में हो गया, यहाँ पे ह्यूमन है तो ह्यूमन में हो गया। आई थिंक अब आपको बात समझ आ गई होगी कि लास्ट ट्रॉपिक लेवल में किस तरीके से सबसे ज्यादा जो केमिकल है उनका एक्यूमुलेशन होता है। बेटा ये बात समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि हाँ सर मुझे समझ आ गया कि किस तरीके से
जो है लास्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है केमिकल्स का। तो इसी प्रोसेस को पूरा हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखो, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होना एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हुए, कहते क्या छोटी सी डेफिनेशन है, बट एग्जाम में सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे। अब वही चीज जो मैंने आपको बताई थी उसको देख रहे हैं, द हाइयर द ट्रॉपिक लेवल द ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। तो जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल हाइयर होगा, मतलब लास्ट वाला ट्रॉपिक लेवल जो होगा उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल उसमें सबसे ज्यादा होगा। अब बेटा इसी चीज को यहाँ पर जो है फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखो बेटा, यहाँ पे ग्रास है तो ये केमिकल है, ठीक है, कुछ दो दिख रहे हैं आपको। अब ये जो फिश है, तो फिश के अंदर, फिश ने बेटा ऐसी बहुत सारी ग्रास खाई होंगी, एक्वाटिक भी होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो एक्वाटिक भी होते हैं, पानी में रहने वाले भी होते हैं। तो ये फिश क्या करेगी, इसको खाएगी, तो इससे क्या होगा, इसकी बॉडी में ये केमिकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा अब आप बोलोगे सर पानी में कैसे गया, बेटा पानी में भी जाते हैं केमिकल्स, ठीक है। जब भी हम क्रॉप के ऊपर जो भी केमिकल्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो वो क्रॉप पे आ जाते हैं, फिर जब बारिश होती है ना तो वो धुलकर पानी में चले जाते हैं, ठीक है, नदियों में, पानी में चले जाते हैं। तो वहां पर फिर वो उन जो एक्वाटिक लाइफ है वहां पहुंच जाते हैं केमिकल्स, क्योंकि वो खत्म नहीं होते, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड नहीं होते कभी, ठीक है, तो वो वैसे ही रहते हैं। तो इस वजह से यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, ये अब जो फिश है उसे ह्यूमन या कोई भी डॉग, फिश जो भी खा रहा है, अब वो एक फिश तो खाएगा नहीं, अपने लाइफ टाइम में पता नहीं कितनी फिश खा रखी होंगी। अब जो लोग फिश खाते होंगे आप में से, तो आपको खुद ही पता है बेटा आपने कितनी सारी फिश खा रखी है ना। तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी में इसका, ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम जो केमिकल्स का यूज करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, वो ऐसे केमिकल्स का यूज करें जो कैसे हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा शायद, एक डीडीटी था, ये बहुत फेमस था पहले और ये बहुत हार्मफुल था, अब इसको बैन कर दिया गया है। डीडीटी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या था बेटा, पेस्टिसाइड था, ठीक है, जिसको फील्ड में यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा यूज करते थे इसको, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे बचने के लिए, ठीक है, क्या करना है बेटा, हमें ऐसे, मतलब फार्मर्स को ऐसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कैसे हो, हाँ, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ना हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो बॉडी में जाके इजीली डिग्रेड हो जाए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जो भी फ्रूट्स खा रहे हो तो उसे साफ करके खाओ, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं, वो इस वजह से ही कहते हैं क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं बेटा उसके ऊपर ये केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पे। तो जब तक हम उसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे, हम लोग में क्या करते हैं नॉर्मली, जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी के नीचे रखा और खाने स्टार्ट कर दिया। तो बेटा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें गर्म पानी में हम धो के खाएं, ठीक है, या उसके अंदर बेकिंग सोडा या फिर उसके अंदर हम सोल्ट डाल के खाएं तो वो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से धो, क्योंकि बेटा हम किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते, अब वो कहाँ से आया है, कैसे केमिकल का यूज किया है, ठीक है, क्या क्या उस पर यूज हुआ है, तो वो सब हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमें बेटा कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खा रहे हैं बेटा, फ्रूट्स और वेजिटेबल हम इसलिए तो खाते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। तो हम हेल्दी तभी रहेंगे ना बेटा जब वो केमिकल उसके सरफेस से निकले। पता चले आप फ्रूट खा रहे हो कि आप हेल्दी रहो, ठीक है, और वही आपको उल्टा नुकसान कर रहा है, इससे बेटर है बेटा आप फ्रूट्स ही ना खाओ, ठीक है। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मली आप अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एक ही बार मार्केट से ले आओ, 2-3 दिन के जो भी फ्रूट्स है, ठीक है, उनको बेटा अच्छे से धो लो, साफ कर लो अच्छे से, उसके बाद आप उसको, ठीक है, खाना स्टार्ट करो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा जो है, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है, उसको फार्मर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सॉल्व नहीं कर रहे तो बेटा हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे आपने देखा है कि अभी का टाइम जो है कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत है,
तो सभी लोग अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अच्छे से धो के खा रहे हैं। तो बेटा अगर हम लाइफ टाइम ये चीज अपना लें तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ हमें वायरस से नहीं डरना, हमें बैक्टीरिया से, केमिकल से, इनसे भी खतरा है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलते हैं ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो इससे हमें इतना चेंज नहीं दिखता। तो इसका चेंज नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये भी काफी हार्मफुल है। ठीक है, अगर ये भी ज्यादा बेटा बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्लियर है बेटा। डेफिनेशन इसकी ध्यान रखना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आती है बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब है फूड वेब। देखो फूड वेब और फूड चेन थोड़ा बहुत क्या है, लिंक है इनका। ठीक है, अब बस इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बस यही है इसमें। ठीक है, फूड वेब जो है फूड चेन ही एक तरह से बस इंटरकनेक्टेड होगी, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर ये आपको फूड वेब दिखाई दे रही है, तो इसमें आप देखो मैं आपको ना एक फूड चेन का पहले एग्जांपल दिखाता हूं। देखो बेटा यहां पर ये कॉर्न है। ठीक है, कॉर्न को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को रैट खा रहा है, इसको पाइथन खा रहा है और इसे ईगल खा रही है। तो बेटा ये अगर मैं बोलूं तो ये पूरा एग्जांपल मैंने किसका दिया आपको, फूड चेन का दिया। ठीक है, तो ये जब यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, जब एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है तो उसे फूड चेन कहते हैं। याद है बेटा? ठीक है, याद नहीं है तो बेटा इससे पहले लेक्चर बना रखा है मैंने, उसे देखो जाके, लेक्चर नंबर 2, उसमें फूड चेन को समझा रखा है। ठीक है, अब वो अगर आपको समझ आ गया फूड चेन, आई थिंक ये चीज ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, रैट क्या कर रहा है बेटा, रैट इस ग्रास ऊपर को खा रहा है और साथ में फ्रॉग भी खा रहा है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड है, तो मतलब एक ही चीज को, ठीक है, दो यहां पे एनिमल्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। मतलब जो ग्रास ऊपर है बेटा ये इससे भी कनेक्टेड है रैट से, और ये फ्रॉग से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड, जो एक से ज्यादा जगह पे कनेक्ट हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फूड वेब क्या है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, और यहां से बटरफ्लाई को ये फ्रॉग भी खा रहा है। ठीक है, और आगे ये, ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी खा रहा है। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड, आई होप आपको वर्ड का मतलब समझ आएगा, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जो आप मतलब जो एक से ज्यादा जगह से कनेक्ट हो उसे हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। बस सिंपल यही था। ठीक है, तो फूड वेब में खामखा बच्चे परेशान होते रहते हैं। डेफिनेशन आ जाए बेटा, सिंपल वर्ड यूज करना है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न। तो एक वेब की तरह, मतलब ये एक तरह से पूरा जाल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक, मतलब एक ही जो एनिमल है उसको कई सारे एनिमल्स खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो देखो देखो, जैसे ये फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, तो इसको कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग भी, इसको ड्रैगन फ्लाई भी कर रहा है और इसे थ्रश भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा वेब एक जाल की तरह यहां पर आपको समझा रखा है कि देखो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। दोबारा समझो बेटा, जो फूड चेन है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है। एक है, एक टॉपिक लेवल को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है। यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा बस। लेकिन फूड वेब क्या है कि अगर एक, जैसे मैं बोलता हूं कि ग्रास को बेटा अगर डियर खा रहा है, ठीक है, तो ग्रास को जो है काऊ भी खाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बट गया, डिवाइड हो गया, तो ये इंटरकनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फूड वेब भी क्या है। तो फूड वेब क्लियर है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं बेटा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, अब बेटा देखो हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो हमने अपने, ठीक है, हमने अपनी सहूलियत के लिए कई सारी चीजों को, ठीक है, अपने आसपास बना रखा है। ठीक है, हमने अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं, ऑफिसेज बना रखे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बेटा हमारे एनवायरमेंट पे बहुत सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर में समझना काफी जरूरी है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। तो डिस्पोजल वेस्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। हमारे घरों का वेस्ट, ऑफिसेज का वेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बहुत तरह का वेस्ट होता है जिसको मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो इन वेस्ट को किस तरीके से हम क्या करें, एक मतलब मैनेज करें, तो वो सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है।
ठीक है, बाकी बात मैं आपसे आगे के टॉपिक्स में करूंगा, थोड़ा बस अभी समझ लेते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अगला टॉपिक यही है हमारा। ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आगे डिस्कस करना है, इनके ऊपर ही पढ़ना है। अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। एक घर में क्या होता है, दो लोग हैं तो वो एक अलग कमरे में रह रहा है, दूसरा अलग कमरे में रह रहा है, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है फिर भी रह रहा है, चलो जैसे अगर जरूरत है, कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है तो चलता है, लेकिन फिर भी अलग अलग रूम में रहना, ठीक है, अलग अलग एसी चलाना, हीटर चलाना, ठीक है, तो ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और हम कर भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसकी बात तो मैं ऑलरेडी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेटा इस चैप्टर में हम इन दो की बात करेंगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसके ऊपर ही है, ठीक है। बाकी ये जो आगे के 4 टॉपिक्स हैं इसको हम आगे एक और चैप्टर है बेटा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो आज मैंने इस टॉपिक में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो बताया और जो मैंने बताया आपको फूड वेब, दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। समझ आ गई बेटा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे इंपॉर्टेंट है बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे बेटा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर क्लास आपसे, ठीक है, मिस हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि सर टाइम से हमें क्लास नहीं मिल पाया, इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं ओजोन लेयर को डिस्कस करूंगा और उसके अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।